हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7वीं के अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, जल की अवस्थाएं, भौम जल, जल वितरण और जल प्रबंधन। प्यारे बच्चों, प्राय आपके माता पिता और शिक्षक आपको जल बर्बाद ना करने की सलाह देते होंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल है तो कल है, अर्थात यदि जल उपलब्ध है तो ही आपका भविष्य सुरक्षित है। बच्चों, क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमने एक दिन चुना है 22 मार्च, जिसे हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही प्रतिवर्ष यह विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल और जीवन। एक विद्यालय में जल दिवस मनाने के लिए आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उनमें से कुछ पोस्टर दर्शाए गए हैं। इन सभी पोस्टरों को देखकर आप बड़ी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है तथा इसकी प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। जल भरने के लिए लंबी कतारें व जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्मकाल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर पानी की अत्यधिक कमी हो गई है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। बच्चों, क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है? ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ताज़ा जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। आइए अब जानें जल की अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। आइए देखते हैं जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम। चित्र में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला है भौमजल, दूसरा वाष्प, तीसरा संघनन, चौथा बादल, पांचवा वाष्पोत्सर्जन, छठा अंतःस्यंदन, सातवां वर्षण। आइए अब जानते हैं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं,
शहरों व नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी जल लाने के लिए उसके स्रोत तक कई किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसे बच्चे प्राय स्कूल भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। लेकिन इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? इसका जवाब है भौमजल। अतः आइए देखते हैं जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौमजल। पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के बीच जो जल भरा रहता है उसे भौमजल कहा जाता है। किसी स्थान पर भौमजल की ऊपरी सीमा को उस स्थान पर भौमजल स्तर कहा जाता है। भौमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौमजल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौमजल स्तर आमतौर पर मैदानी इलाकों में अधिक लेकिन पठारों में बहुत कम है। आइए जानें भौमजल की पुनः परिपूर्ति किस प्रकार होती है। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से डिस्कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःसंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों या चट्टानों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों एवं हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। क्या इस प्रकार हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। भौमजल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के अवस्त्रवण या रिसाव द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को नीचे कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन अपरोपण या वन उन्मूलन और जल के अवस्त्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। आइए भौमजल में कमी लाने वाले कारकों को विस्तार से जानें, जिसमें पहला है जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़क के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। इस कारण भूमि में वर्षा के जल का रिसाव कम हो जाता है। इस कारण भौमजल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। दूसरा, बढ़ते हुए उद्योग। अधिकांश उद्योगों द्वारा भूमिगत जल का उपयोग भी भौमजल स्तर के निरंतर अवक्षय का एक कारक है। तीसरा है कृषि कार्य। भारत में कृषि कार्य के लिए किसान भूमिगत जल पर ही निर्भर है। इस समय देश में 50% से भी अधिक सिंचाई भूमिगत जल से होती है। इसी कारण भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में
बहुत असामान्यता है। जहाँ अच्छी वर्षा होती है वह जल से समृद्ध हैं, जबकि रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में इसकी कमी पाई जाती है। भारत जैसे विशाल देश में सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अतः हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। यह भी संभव है कि किसी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होते हुए भी उस स्थान पर जल की कमी रहती हो। ऐसा जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है जल प्रबंधन की। आइए समझते हैं जल प्रबंधन क्या होता है। अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्रों के द्वारा की जाती है, परंतु कई बार देखा गया है पाइपों में रिसाव के कारण बहुमूल्य जल बड़ी मात्रा में व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भी कई क्रियाकलापों में जल की बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए मंजन करते वक्त नल का खुला रहना इत्यादि। अर्थात हमने देखा जल कुप्रबंधन व्यक्तिगत या बड़े स्तर पर हो सकता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण भी कहते हैं। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था, परंतु समय के साथ इन बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिससे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई तथा इन क्षेत्रों के लोगों को जल की कमी पूरी करने के लिए पुनः इस प्रकार के तकनीकों पर विचार करना पड़ा। अतः बावड़ियों के पुनः उत्थान द्वारा कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भलीभांति हो रहा है। किसान भी आधुनिक सिंचाई की तकनीकों जैसे बूंद या ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का उपयोग करके जल की बर्बादी रोक सकता है। इसी प्रकार हम भी कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखकर जल की बचत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे मंजन या ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें, फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोछा लगाएं, नहाने के लिए कम पानी का प्रयोग करें। आइए अब चर्चा करें पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं, पानी की कमी के कारण पौधे सूख गए हैं, क्योंकि आप भलीभांति जानते हैं पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अतः पादपों के लिए अगर जल उपलब्ध नहीं होगा तो पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत भी हो सकता है, क्योंकि पादपों के ना रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबद्ध अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि जल जैसे बहुमूल्य संसाधन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। थैंक यू।